आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम देखते हैं दोस्तों। तो ये 4 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो माइक्रो आरएनए नोबेल प्राइज मिल ही रहा है सबको। तो इस बार नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुफ्कुन, इनको mRNA के लिए नोबेल प्राइज मिला है, जो कि जीन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो भाई इसी जीन की वजह से ही जो है डीएनए और आरएनए की वजह से, स्पेशली जो माइक्रो आरएनए है, ये हमारे जीन को रेगुलेट मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं, चेंजेस होते हैं इन्हीं वजह से। याद रखिए कि इस जीन रेगुलेशन की वजह से जो सेल्स है, सेल्स में सब कुछ होता है, जेनेटिक जीन आपका सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे जीन हैं, लेकिन ये जीन रेगुलेशन क्या कहता है कि वो स्पेसिफिक जीन, जैसे मान लीजिए आपके बालों का कलर है, तो अब मान लीजिए कोई दूसरा जीन एक्टिव नहीं होगा, वही बालों के कलर वाला ही जीन एक्टिव होगा। क्या समझ रहे हैं? तो किस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, टूल किट की तरह है। ठीक है ना, हर सेल के सेम जीन होते हैं, लेकिन डिफरेंट जीन्स कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड ऑन होते हैं। एग्जांपल के तौर पे वही कि बालों वाला का एग्जांपल कि बहुत सारे जीन है, मसल का जीन है और इंटेलिजेंट का जीन है, लेकिन क्योंकि बाल के कलर अभी होने हैं तो बाल का जीन काम करेगा। तो यहां से नर्व सेल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और उसके बाद जो मसल है इट सपोर्ट मूवमेंट। ठीक है, और अगर मान लीजिए जीन में फॉल्ट हुआ तो बीमारियां हो जाती हैं। जीन रेगुलेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जेनेटिक कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो 1960s से लगातार वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, उन फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, उन प्रोटीन्स पे काम कर रहे हैं जो कि डीएनए से इनको बाइंड करता है। ये प्रोटीन स्विचेस की तरह होते हैं। ठीक है ना, ये ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे, ऑफ कर देंगे। जब ऑन हो जाएगा तो स्पेसिफिक फंक्शन जीन परफॉर्म कर लेगा, नहीं तो खेल खत्म। तो यही चीज है। तो एक तरीके से न्यू वे ऑफ रेगुलेशन है, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। 2000 से ये काम कर रहे हैं। माइक्रो आरएनए मिला था, तो माइक्रो आरएनए बहुत सारी स्पीशीज में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो तब से माइक्रो आरएनए आइडेंटिफाई हुआ, और बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसने अलग अलग रोल जो है वो प्ले किया है। उसके बाद एग्रीकल्चरल फील्ड में परफॉर्मेंस, क्या बात है, पेपर 3 इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, जरूरी है ये करंट अफेयर। तो भाई भारत का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, आधे से ज्यादा भारतीय इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हमारा एग्रीकल्चर पूरे देश को उठाए हुए है। समझ रहे हो? तो नीति आयोग के पेपर को हाईलाइट किया, तो सेक्टर का जो ग्रॉस वैल्यू ऐड किया है वो 2.9% है एनुअली, 1984 से लेकर 2003 तक, 20 सालों में। ठीक है, अब ये यूपीए के समय 3.5% बढ़ा, और एनडीए के समय मतलब पिछले 10 सालों में 3.7% तक बढ़ा। अच्छी बात है। तो सरकार ये बता रही है कि जो सीरियल प्रोडक्शन है वो आप देख सकते हैं 185 मिलियन टन से 303 पे चला गया 2004 से लेकर 2022, पिछले 18 सालों में। और ऐसे कुछ मिल्क प्रोडक्शन में भी डिस्क्रिमिनेंसी जो है वो थोड़ी सी ऑब्जर्व की गई। 92.5 मेट्रिक टन्स मिलियन टन से वो 230.6 तक चला गया। हालांकि जो कंजम्पशन है वो स्टैग्नेंट रहा है। बाकी जो क्रॉप्स की एनुअल ग्रोथ है वो 2.3% तक रही पिछले 10 सालों में, हालांकि 3.4% थी यूपीए सरकार में। हॉर्टिकल्चर की इसमें हाईएस्ट ग्रोथ 3.9%, और हॉर्टिकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस पर फोकस करना चाहिए। लाइव स्टॉक की बात करें तो इसमें एवरेज एनुअल ग्रोथ 5.8% है, फिशरीज की 9.2% है। ठीक है ना, तो यूपीए से ज्यादा। पोल्ट्री, मीट और एग 9.2% और 6.6% की ग्रोथ यहां पे देखने को मिली है। 13 राज्यों में 4% की एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल में जहां पे क्रॉप में ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, लैग किया है। एमपी और तेलंगाना ने अच्छा खासा, भाई इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चरल मिनिस्टर बनाया है। तो वही चीज है, तो एक तरीके से हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट देखने को मिला है, लाइव स्टॉक, फिशरीज में। भाई अब हम वीट राइस उस पर एमएसपी मिलता है वो उगा रहे हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर लाइव स्टॉक पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाइब्रिड सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, ये सारे इनोवेशंस हुए जिससे और ज्यादा खेती को बल मिला। अभी भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे सीरियल्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। यील्ड अभी भी इनकी लो है। एमएसपी का तो भाई सबसे बड़ा होता ही है कि सरकार एमएसपी पे आपके क्रॉप उठा लेगी। ठीक है ना, तो डिमांड ड्रिवन फैक्टर्स और टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव हुई है उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन पे, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो 73% डिक्लाइन हमको देखने को मिला है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में पिछले 50 सालों में। क्यों? सबसे बड़ी बात, घर छिन रहा है, हैबिटेट लॉस, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज और इन्वेजिव स्पीशीज, बाहर के स्पीशीज को लाके यहाँ पे
रखा जा रहा है। तो 35,000 पॉपुलेशन को मॉनिटर किया और 5,495 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड रेप्टाइल्स, इनको मॉनिटर किया। तो अब वही है कि यहां पे जो डिक्लाइन है ये एवरेज चेंज है, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि सब में टोटल कितना चेंज हुआ है, कितने लोग मर रहे, कितनी स्पीशीज मर रही है। तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर पॉपुलेशन है, क्योंकि भाई जो वाटर है, वाटर बॉडीज है, वो कंटामिनेट होती जा रही है, पॉल्यूट होती जा रही है। तो डिक्लाइन 85% तक है। टेरेस्ट्रियल पॉपुलेशन 69% और मरीन पॉपुलेशन 56% तक, जिसमें सबसे बड़ी हैबिटेट लॉस है। अब एग्रीकल्चर बना लो, अर्बनाइजेशन कर लो, तो सब पेड़ उखाड़ दो, फ्रेगमेंटेशन बांट दिए हैं, जहां पे आसानी से जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। कई जगह लॉगिंग देखने को मिली है, माइनिंग एक बहुत बड़ा कि लीज पे माइंस दी जा रही हैं, वो पूरा जंगल उखाड़ दे रहे हैं। बाकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्लाइमेट चेंज तो है, ये पोल्यूशन और बाहर की स्पीशीज को लाना, बीमारियां हो जा रही हैं। तो भारत की अगर बात करते हैं तो वल्चर खत्म ही हो गया है। देखिए, पारसियों में एक रिवाज है, उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, टावर ऑफ साइलेंस पे वहां पे डाल दिया जाता है, मतलब उनकी लाश को, और उसके बाद वल्चर्स, गिद्ध जो है उनको नोच खाते हैं। रतन टाटा का अंतिम संस्कार ऐसे नहीं हुआ। क्यों? उनका दाह संस्कार हुआ, हिंदुइज्म, हिंदू रीति रिवाजों के जैसे। बट ऐसा क्यों? ऐसा, अब देखिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई वल्चर्स बचे ही नहीं हमारे यहां, बुरी हालत हो रही है। तो 3 वल्चर्स खत्म हो गए, व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, वो क्या कहते हैं, डाइक्लोफेनाक, हमने इतना यूज किया, खेल खत्म। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से नीचे गिरी है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो कि बहुत ही क्रूशियल इकोसिस्टम के लिए, वो बहुत नीचे गिर गए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन घटती जा रही है। और क्यूमुलेटिव इंपैक्ट्स हुए हैं, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम। आखिरी, ईवीएम बैटरीज। भाई देखिए, कांग्रेस हरियाणा में जो हुआ है वो आपने सबने देखा, कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे सवाल खड़े किए कांग्रेस ने। भाई देखो, नहीं खड़े करने चाहिए, मुझे लगता है डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। बट अगेन, बैटरी के लिए, बैटरी को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि अनयूजुअल पैटर्न देखने को मिला। ईवीएम बैटरी जो है वो 99% चार्ज थी, जहां पे बीजेपी जीती, बाकी जहां कांग्रेस जीती वहां पे 60 to 70%। तो अगेन अब इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे। तो भाई ईवीएम में कंट्रोल यूनिट होता है, एक वीवीपैट होती है जो पर्ची निकलती है, और उसके बाद फिर अल्कलीन बैटरीज होती है। तो उसको आप बिल्कुल भी, क्योंकि वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है, हाई, मीडियम, लो और मार्जिनल, यही पावर स्टेटस होता है। तो बैटरी को रिप्लेस किया जाएगा, राइट। अगर लेवल डिप्स होते हैं तो बैटरी को रिप्लेस किया जाएगा। बट उससे फायदा क्या है? मतलब देखिए, बैटरी तो जरूरी है, चार्ज करिए, अरे लेकिन रिजल्ट तो वही आएंगे ना, बैटरी हो ना हो। अब हालांकि एक चीज हो सकती है कि जब आप वोट देने गए तो बैटरी खत्म हो गई, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके पास वीवीपैट निकलती है, आप कंप्लेन कर सकते हो वहां पे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो बता रहे कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, और ऐसे बहुत सारे कांग्रेस लीडर ने बोला है, बट ये सही नहीं है, इट्स नॉट गुड। और कांग्रेस ने ऑल्सो अक्यूज की यहाँ डिलेस काफी हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिली है। इलेक्शन के बाद ये सब होता ही है। थैंक यू सो मच।